हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे अकाउंटेंसी के आज जो इंटर का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए इस वीडियो को। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ में लेता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि उस राशि को डेबिट कहाँ करेंगे, यानी कि जब वह नया साझेदार गुडविल की राशि नगद में लाता है तो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ। इसका मतलब साफ साफ है कि उस खाते की राशि को हम डेबिट कहाँ करेंगे, रोकड़ खाते में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश के बाद तैयार किए गए आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति और दायित्वों को अभिलिखित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ए, बी और सी 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। सी की मृत्यु हो जाती है, ए और बी का नया अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, जब आप इसको निकालेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3:2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संपत्तियों की विक्रय से प्राप्त राशि को। क्वेश्चन नंबर 6, विघटन व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों की विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। तो विक्रय से जो भी राशि प्राप्त होगा उससे सबसे पहले बाहरी लेनदारों को भुगतान किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समता और पूर्वाधिकार अंश, दोनों प्रकार के अंशों को वह निर्गमित कर सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सम मूल्य से अधिक प्राप्त राशि को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो सम मूल्य से जो ज़्यादा राशि प्राप्त होती है उसको कहा जाता है प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता, यानी कि वह प्रीमियम की राशि होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज की दर होती है, यानी कॉल्स इन एरियर के बारे में पूछ रहा है। तो कॉल्स इन एरियर पर अधिकतम 10% की दर से ब्याज लिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ऋण पत्रधारी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंपनी के लेनदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऋण पत्रधारी को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्याज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऋण पत्र शोधन खाता पर प्रीमियम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दायित्व होता है प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 14, ऋण पत्र आवेदन खाता की प्रकृति होती है। तो ऋण पत्र डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट जो होता है वह व्यक्तिगत खाता होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंशधारियों को जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, स्थिति विवरण है। तो स्थिति विवरण एक प्रकार का विवरण होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल है। तो इसमें वित्तीय विवरणों के निर्वचन इनमें से सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विक्रय में से विक्रय किए गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि होती है सकल लाभ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को किसके बराबर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 के बराबर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तरल संपत्तियों में शामिल नहीं होता है। तो तरल संपत्ति में बैंक शेष शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिमूल्य, यानी कि प्रीमियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पुनर्मूल्यांकन खाता है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वह नॉमिनल अकाउंट है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23, अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है। तो अस्थायी संपत्ति के मूल्य में जो कमी होता है उसको ह्रास कहते हैं, और ह्रास क्या होता है, वो खर्चा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यय। क्वेश्चन नंबर 24, साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। तो साझेदार के प्रवेश के समय जो भी रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको उस बिजनेस के जो भी पुराने साझेदार होते हैं उसके द्वारा वहन किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ए तथा बी साझेदार है, उन्होंने सी को 1/3 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया। भविष्य में ए तथा बी 2:1 के अनुपात में लाभ बांटेंगे, त्याग अनुपात होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2:1। फिर क्वेश्चन नंबर 26 से पुराने साझेदारों का त्याग बराबर होता है, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो पूछा जा रहा है। तो सेक्रीफाइस रेशियो होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय है, यानी कि यहाँ पर गेनिंग रेशियो पूछा जा रहा है। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 28, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों को ख्याति दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवकाश ग्रहण करने वाले को साझेदारी दिया जाएगा, ख्याति दिया जाता है, वह दिया जाता है उसके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, ए बी तथा सी साझेदार है जो 1/4, 3/10, 9/20 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी का अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5/6। क्वेश्चन नंबर 30, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवकाश ग्रहण करने पर। क्वेश्चन नंबर 31, तरल संपत्तियों में तरल संपत्तियों को किससे भाग देकर ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चालू दायित्व। क्वेश्चन नंबर 32, कार्यशील पूंजी है, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल इक्वल टू हो जाता है चालू संपत्ति व चालू दायित्व का अंतर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, पेटेंट्स व कॉपीराइट की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमूर्त संपत्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन सी गैर रोकड़ मद नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नगद विक्रय। क्वेश्चन नंबर 35, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देनदारों में वृद्धि को, यानी कि इंक्रीज इन डेटर्स को लेस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे जोड़ा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेनदारों में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 37, ऋण पत्रों का रोकड़ में निर्गमन है। तो ऋण पत्र का रोकड़ में जो निर्गमन होता है वह वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वित्तीय क्रियाएं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 38, वित्तीय संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। तो वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का जो उदाहरण होता है वह इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंशों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 39, तरल संपत्ति में शामिल होता है। तो इसमें हो जाएगा तरल संपत्ति में शामिल रोकड़ नहीं होगा, रोकड़ देनदार, इसमें देनदार होगा। रोकड़ देनदार विपणन और प्रतिभूति, इसमें भी केवल देनदार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन सी तरल संपत्ति है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर बी। अब इसका बोर्ड क्या आंसर मानता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका डेटर और स्टॉक दोनों होना चाहिए, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो इसका ज़्यादा चांस है कि स्टॉक ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, आदर्श चालू अनुपात है। तो आदर्श चालू अनुपात 2:1 का होता है। क्वेश्चन नंबर 42, तरल संपत्ति में शामिल होता है। तरल संपत्ति में देनदार, प्राप्य विपत्र, बैंक शेष, इनमें सभी। इस क्वेश्चन में भी कुछ सस्पिशन है, इसका आंसर हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर या तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था, या फिर यहाँ पर आपका अगर वैसे मानेंगे तो देनदार और प्राप्य बिल
दोनों शामिल हो सकता है, लेकिन बैंक शेष तरल संपत्ति में शामिल नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हम आपको नहीं दे पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। यदि चालू अनुपात 2:5 है और चालू दायित्व 25,000 है तो चालू संपत्ति होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10,000। क्वेश्चन नंबर 44 यानी उनमें कौन सी तरल संपत्ति है? तो यहाँ पर साफ साफ आंसर दिख रहा है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रहतिया। क्वेश्चन नंबर 45, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से संबंधित होता है, यानी लेखांकन मानक 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेखांकन के रोकड़ आधार पर। क्वेश्चन नंबर 47, नगद बिक्री है, कैश सेल्स जो होता है वह परिचालन क्रिया यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती है। फिर अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्न में कौन सा रोकड़ का उपयोग नहीं है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कैश नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेनदारों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है? तो निम्न में कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोकड़ का स्रोत नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्थायी संपत्ति का क्रय। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में कौन सा गैर संचालन व्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मशीनरी विक्रय पर हानि। क्वेश्चन नंबर 51, संयुक्त पूंजी कंपनी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 52, समता अंशधारी होते हैं, तो समता अंशधारी जो होते हैं वह कंपनी के स्वामी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व जो होता है वह सीमित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 200 तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 55, अंशधारियों को कंपनी से मिलता है, अंशधारियों को कंपनी से लाभांश मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, अंश आवेदन पत्र खाता की प्रकृति होती है, तो यहाँ पर दिया हुआ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तिगत खाता होता है। क्वेश्चन नंबर 57, अंश के निर्गमन पर प्रीमियम है, तो अंशों का निर्गमन पर जो प्रीमियम होता है वह पूंजीगत लाभ होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, अंश पूंजी की वास्तविक राशि है, तो अंश पूंजी की जो वास्तविक राशि होती है वह चुकता पूंजी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी पेड अप कैपिटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, अंश के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है, तो अंश के हरण के परिणाम स्वरूप जो होता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चुकता पूंजी घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, ऋण पत्र है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋण का प्रमाण पत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 61, अग्रिम याचना की राशि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पूंजी एवं दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, अंश हरण खाते को चिट्ठे में दर्शाया जाता है, तो अंश हरण खाते को चिट्ठे में दर्शाएंगे, यानी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैर चालू दायित्व के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंपनी के दीर्घकालीन ऋण। क्वेश्चन नंबर 64, शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शून्य ब्याज दर पर। क्वेश्चन नंबर 65, स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने पर होने वाला लाभ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूंजीगत लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 66, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की उपयोगिता किसके लिए नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का राजदूत। क्वेश्चन नंबर 67, एक कंपनी का स्थायी संपत्ति 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गई, इनमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 33.3%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
आयकर का भुगतान माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रत्यक्ष व्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 59 सामान्य आकार के स्थिति विवरण में कुल क्षमता एवं दायित्व किसके बराबर माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 100 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 70 यदि बेचे गए माल की लागत 1,20,000 तथा सकल लाभ अनुपात 20% हो तो विक्रय की राशि होगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 71 है गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पूंजीगत प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 72 एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, तो मानदेय जो होता है वह व्यय होता है, एक्सपेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 73 यदि स्पष्टतया कुछ न दिया गया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयगत प्राप्ति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अधिशेष कहा जाता है, सरप्लस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 जब साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो उसे निम्न में से किस पर ब्याज दिया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाभ में से भी और पूंजी में से भी, ये भी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 76 साझेदारी संलग्न के अभाव में साझेदारों को राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेतन नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है? तो लाभ हानि समायोजन खाते में इनमें से सभी मदों को लिखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूंजी खाता तथा चालू खाता दोनों। क्वेश्चन नंबर 79 लाभ न कमाने वाली संस्थाएं तैयार करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आय एवं व्यय खाता। क्वेश्चन नंबर 80 निम्न में कौन सी मद प्राप्ति भुगतान खाता में जाएगी? तो इनमें से आजीवन सदस्यता शुल्क ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह प्राप्ति भुगतान खाता में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उसके उत्तराधिकारी को? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी के समय, प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु, इन सभी के समय। क्वेश्चन नंबर 83 वसूली खाता है? तो वसूली खाता एक नाम मात्र खाता होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं वसूली व्यय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते की क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साझेदार को ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 कानूनी व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनिवार्य समापन है। क्वेश्चन नंबर 89 निम्न में से किसे वसूली खाता में हस्तांतरित नहीं किया जाता है? तो इनमें से किसी को भी वसूली खाता में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक है यानी कि डेबिट पक्ष पर क्रेडिट पक्ष का अधिक जो हो जाएगा वह कहलाएगा ए लाभ कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 प्राप्ति भुगतान खाता है? तो प्राप्ति भुगतान खाता एक प्राप्ति रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वास्तविक खाता होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 आय एवं व्यय खाता होता है? आय एवं व्यय खाता एक नाममात्र खाता होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 वसीयत को मानना चाहिए? तो वसीयत को पूंजीगत प्राप्ति मानना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 साझेदार का फर्म से संबंध होता है स्वामी एवं एजेंट का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96 फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है? फर्म के लिए आहरण पर ब्याज जो होता है वह आय होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 ख्याति है काल्पनिक संपत्ति, चालू संपत्ति, अमूर्त संपत्ति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमूर्त संपत्ति होती है। 99 क्वेश्चन है ए बी 3 एक अनुपात में लाभ बांटते हैं, सी को 1/4 भाग देकर साझेदार बनाए नया अनुपात होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
9/9 3 4। क्वेश्चन नंबर 100, एक नए साझेदार के प्रवेश पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होती। तो ये था अकाउंटेंसी का 100 क्वेश्चंस। हमने इसके आंसर सही सही देने का प्रयास किया है। अगर इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ को पाना चाहते हैं तो